एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है मिसेस आनंद क्लासेस और मैं हूँ स्मृति। लास्ट क्लास में हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड। लिविंग बींग्स हैव टू परफॉर्म सेवरल बेसिक activities to survive. We call such activities life processes. The energy for these processes comes from food. We need energy for other activities like playing, singing, reading, writing, thinking, jumping, cycling and running. Activities that are strenuous require more energy. सभी कोई को फूड की ज़रूरत है। हम सभी कोई जो भी लिविंग बीइंग है उन्हें फूड का ज़रूरत होता है जिंदा रहने के लिए, एनर्जी के लिए, काम करने के लिए। तो कुछ भी काम हम लोग करते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, गाते हैं। मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा एनर्जी जा रहा है। आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग को एनर्जी जाता है, उसमें एनर्जी लगता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है, आप कैसे कर पाते हैं? आप फूड खाते हैं, उससे वो कन्वर्ट होता है एनर्जी से में, और जिस कारण से आप लोग काम कर पाते हैं। ठीक है, animals too get engaged in activities. For example, they may jump and run. They have to fight, move away from enemies. फाइंड फूड मतलब जो भी लिविंग बीइंग है, वो ह्यूमन बीइंग्स हो या एनिमल्स हो, सब कोई को एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, तो वर्क क्या है? ओके, देयर इज अ डिफरेंस इन द वे वी यूज द टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ एंड द वे वी यूज इट इन साइंस। टू मेक दिस पॉइंट क्लियर, लेट अस कंसीडर अ फ्यू एग्जांपल। जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं उसमें वर्क अलग होता है, और साइंटिफिक टर्म में वर्क का मतलब अलग होता है। ठीक है, साइंटिफिक टर्म में वर्क का मतलब अलग होता है। ओके, जैसे आपका दिया हुआ है, नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। बहुत सारा हार्ड वर्क करने के बाद भी कुछ ज्यादा वर्क नहीं है। जैसे Kamali is preparing for examination. She spends lots of time in studies. She reads books, draws diagrams, organizes her thoughts, collects question papers, attends classes, discusses problems with her friends, and performs experiments. She expends a lot of energy on these activities. In common parlance, she is working hard. All this hard work may involve very little work if we go by the scientific definition of work. देखिए, आप एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं तो आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन अगर साइंटिफिक टर्म में देखें तो वो वर्क बहुत कम है। ठीक है, जो एनर्जी आप स्पेंड करते हैं वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो साइंटिफिक टर्म में वर्क का मतलब क्या होता है? ठीक है, साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क। To understand the way we view work and define work from the point of science, let us consider some situations. Push a pebble lying on a surface. The pebble moves through a distance. You exerted a force on the pebble and the pebble got displaced. In this situation, work is done. देखिए, जैसे मैं इस मार्कर को यहाँ से उठा के यहाँ रखती हूँ। पहले मान लीजिए ये मार्कर यहाँ पे है। ठीक है, ये मार्कर को मैं उठा के यहाँ पे लाती हूँ। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ये एक डिस्टेंस ट्रैवल किया d। ठीक है, तो इसमें इसको हम लोग पुश किए, एक फोर्स लगाए जिससे कि ये मूव किया। ठीक है, जिससे कि ये मूव किया, तो हम लोग एक फोर्स लगाए तो क्या हुआ, ये मूवमेंट हुआ, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ये एक वर्क हुआ। यहाँ पे डिस्टेंस इन्वॉल्व है और फोर्स इन्वॉल्व है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल पुल्स अ ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव्स टू अ डिस्टेंस। अगर कोई गर्ल है या कोई भी, एक ट्रॉली को आप लोग जाते हैं घूमने, जाते ही होंगे, तो घूमने जाते होंगे तो एक ट्रॉली लेते होंगे या कोई भी लगेज लेते होंगे, उसको पुश करते होंगे, तो वो एक कोई डिस्टेंस ट्रैवल करता होगा। तो उस डिस्टेंस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स और डिस्टेंस उसमें हुआ, तो वो एक वर्क हुआ। ठीक है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अब देखिए, अब हम लोग का टॉपिक आता है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स से वर्क कितना डन हुआ? ठीक है, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स से वर्क कितना डन हुआ? ठीक है, हाउ इज वर्क डिफाइंड इन साइंस? टू अंडरस्टैंड दिस वी शैल फर्स्ट कंसिडर द केस when the force is acting in the direction of displacement. देखिए, फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है? जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में हम लोग फोर्स को लगा रहे हैं। ठीक है, लेट अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ये टेबल
टेबल है जैसा दिया हुआ है, यहाँ पे फोर्स है, ठीक है, फोर्स है, ठीक है, और ये एक डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रैवल किया ये, ठीक है। तो एक कांस्टेंट मतलब फोर्स जो है ना वो कांस्टेंट है, मतलब हम लोग उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, ओके। लेट अ कांस्टेंट फोर्स F एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, इसमें कांस्टेंट फोर्स लगा है F, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ S, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। Thus work done by a force acting on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of force. Work has only magnitude and no direction. वर्क का क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ओके, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, नो डायरेक्शन, ओके, सबको समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए फोर्स अगर 1 न्यूटन लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है ऑब्जेक्ट ने वो 1 मीटर है, तो क्या हो जाएगा आपका वर्क डन, वर्क डन क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। अगर ये 1 न्यूटन है और अगर ये 1 मीटर है तो क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। इस न्यूटन मीटर को हम लोग क्या है, इसका एसआई यूनिट है जूल, वर्क का एसआई यूनिट जूल है, ठीक है। Thus 1 joule is the amount of work done on an object when a force of 1 newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या दिया है, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज, फोर्स कितना है 5 न्यूटन, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस 2 मीटर, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। अब क्या निकालना है, इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट और ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन इज, वर्क डन कितना आ जाएगा 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर, 10 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा 10 जूल हो जाएगा। वर्क डन का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट जूल है, तो क्या हो जाएगा जूल, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन में क्या, फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, लेट अस टेक इट द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस। तो फोर्स कितना बोल रहा है 7 न्यूटन, डिस्टेंस कितना है 8 मीटर, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 7 न्यूटन इंटू 8 मीटर, 56 न्यूटन मीटर। सर 56 जूल, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। मास ऑफ लगेज कितना है 15 kg और डिस्प्लेसमेंट 1.5, तो हम लोग निकालते हैं इसका क्या होगा, ठीक है। मास क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 15 kg, ठीक है, और फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो वर्क डन क्या आ जाएगा फोर्स हम लोग को निकालना है इनटू
डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या हो जाता है, mg हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास ग्रेविटेशन चैप्टर में, mg फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है तो क्या हो जाता है, mg हो जाता है, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या आ जाएगा 15 इंटू 9.8 इंटू 1.5। तो ये कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, 225 न्यूटन मीटर। तो क्या हो जाएगा 225 जूल, ठीक है। अच्छा, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वी डू वी से दैट वर्क इज डन। कब बोलते हैं कि वर्क किया है हमने, जब हमने कोई एक फोर्स लगाया और वो फोर्स एक डिस्टेंस ट्रैवल करता है। किसी ऑब्जेक्ट पे हमने एक फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद वो एक डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, उसने एक वर्क किया, ठीक है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो यही होगा एक्सप्रेशन, अभी हमने जस्ट पढ़ा था। डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल वर्क कब आएगा, 1 जूल ऑफ वर्क तब आएगा जब 1 न्यूटन ऑफ फोर्स आप लगाते हैं और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो 1 न्यूटन मीटर का वर्क डन होता है, विच इज इक्वल टू 1 जूल, ठीक है। A pair of bullocks exerts a force of 140 Newton on a plow. The field being plowed is 15 meter long. How much work is done in plowing the length of the field? तो फोर्स कितना है, देखिए मैं यहीं पे बता देती हूँ। फोर्स है आपका 140 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 15 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वो आपका जूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एनर्जी पार्ट, ओके। तो एनर्जी पार्ट हम लोग देखते हैं। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। द डिमांड फॉर एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग। वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम। हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलता है, एनर्जी के बिना हम लोग कोई काम ही नहीं कर सकते। अगर मेरे पास अभी एनर्जी नहीं होता तो मैं आपको पढ़ाती कैसे। अच्छा, मैं आपको बोलती हूँ, अगर मेरा वीडियोस आपको अच्छा लग रहा हो, मेरे चैनल से आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहे हो, तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल मिसेस आनंद क्लासेस, और बहुत अपने फ्रेंड्स के साथ आप प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को। इसके पहले मैंने ग्रेविटेशन पढ़ाया और भी बहुत सारे साइंस, CBSE साइंस बुक है, इसका मैंने चैप्टर्स को पढ़ाया है। तो काइंडली गेट अ रिव्यू ऑफ इट, एंड अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सन क्या है, सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके। जो हमारा सन है वो बिगेस्ट सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। Many of our energy resources are derived from the sun. We can also get energy from the nuclei of atoms, the interior of the earth and the tides. Can you think of other sources of energy? देखिए सोर्सेस ऑफ एनर्जी तो बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर आप देखें तो सन एक सोर्स है, देन आपका विंड एक सोर्स है, वाटर भी एक सोर्स है, वाटर से भी हम लोग हाइड्रो एनर्जी निकालते हैं, तो वाटर भी एक सोर्स है। तो ऐसे बहुत सारे सोर्स ऑफ एनर्जीज है, ठीक है। The word energy is very often used in our daily life, but in science we give it a definite and precise meaning. तो साइंस में एक प्रिसाइज मीनिंग है, ठीक है। How does an object with energy do work? An object that possesses energy can exert a force on another object. When this happens, energy is transferred from the former to the latter. The second object may move as it receives energy and therefore do some work. Thus, the first object has a capacity to do work. This implies that any object that possesses energy can do work. इसका मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एनर्जी जिसके पास होता है वो कुछ काम कर पाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है, ठीक है,
तो अगर वो किसी और ऑब्जेक्ट को हीट करता है या फोर्स एक्सर्ट करता है तो कुछ एनर्जी उसका ट्रांसफर हो जाता है जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है। तो वो जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसके पास कुछ एनर्जी गया तो वो उस कुछ एनर्जी के साथ वर्क कर सकता है। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या है, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट के पास जो होता है ना वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है और वो वर्क करने लगते हैं। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, क्या होता है एनर्जी, तो हम लोग देखते हैं एनर्जी क्या होता है। एनर्जी जो होता है, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज दस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी साइंटिफिक टर्म्स में क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, कितना वो वर्क कर सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है काम करने की, उससे हम लोग मेजर करते हैं एनर्जी को। ठीक है, कितनी कैपेसिटी है उसकी काम करने की, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज मेजर्ड। ठीक है, एनर्जी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ओके, the unit of energy is therefore the same as that of work is joule। जूल, तो इसका भी वर्क के जैसा ही यूनिट होता है जूल। ठीक है, 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल ऑफ एनर्जी रिक्वायर होता है 1 जूल ऑफ वर्क को करने में। ठीक है, तो वर्क का भी सेम ऐसा यूनिट है दैट इज जूल, एंड एनर्जी का भी सेम ऐसा यूनिट है दैट इज जूल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, लकीली द वर्ल्ड वी लिव इन प्रोवाइड्स एनर्जी। बहुत सारे फॉर्म्स में होते हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी होता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इस ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये सब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, लाइट एनर्जी, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ येलो बॉक्स में, जेम्स प्रेस्कॉट जूल वॉज एन आउटस्टैंडिंग British physicist. He is best known for his research in electricity and thermodynamics. Amongst other things, he formulated a law for the heating effect of electric current. He also verified experimentally the law of conservation of energy and discovered the value of the mechanical equivalent of heat. The unit of energy and work called joule is named after him. ये जो जूल अभी हमने पढ़ा था, जूल किसके नाम पे बना, किसके नाम पे है, ये है ब्रिटिश फिजिसिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पे। जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पे ये बना हुआ है। ठीक है, ये जूल जो एसआई यूनिट है वर्क और एनर्जी का, इनके नाम पे है। ये क्या थे, एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, फेमस ब्रिटिश फिजिसिस्ट। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग आगे देखते हैं। आगे कुछ डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो वर्क करता है। ठीक है, an object moving faster can do more work than an identical object moving relatively slow। जो जितना फास्टर मूव करता है वो ज्यादा वर्क करता है, उसका ज्यादा एनर्जी खर्चा होता है। ठीक है, मैं ज्यादा फास्ट रन करूंगी, ठीक है, तो मेरा एनर्जी ज्यादा जाएगा। जो स्लो वर्क कर रहा है उसका एनर्जी कम लूज होगा, तो सिमिलरली वो कम वर्क कर रहा है। ठीक है, हाउ मच
एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन के दौरान कितना एनर्जी होता है एक मूविंग बॉडी में, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो जब कोई बॉडी मूव कर रही है उसके मोशन के दौरान उसमें कितना एनर्जी वो पोजेस कर रहा है, तो कैसे करेंगे? तो हमने पढ़ा था जो हमारे लास्ट क्लास में इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो एक इक्वेशन था, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है, प्लस 2as। ओके, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो अभी हमने वर्क का क्या डेफिनेशन पढ़ा है, यहाँ पे मैं साइड में लिखती हूँ। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जितना वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ अपनी जगह से, तो फोर्स का हम लोग लिख सकते हैं, वर्क डन को हम लोग इसमें कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अब हम लोग क्या है? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। तो वर्क डन क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, यहां से एक्सेलरेशन कट जाएगा, तो क्या बचेगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो क्या बच जाएगा? इसको हम लोग अच्छे से लिखेंगे तो हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, अगर मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, u अगर 0 है, तो क्या आ जाएगा इस इक्वेशन में? वर्क डन हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला आ गया। एक फॉर्मूला क्या लाया हमने? हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और एक फॉर्मूला क्या लाया? हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए आपके बुक में क्या दिया हुआ है। Thus the kinetic energy possessed by an object of mass m and moving with a uniform velocity v is, तो एनर्जी क्या पोजेस हुआ? काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या पोजेस हुआ? हाफ एम वी स्क्वायर। अगर कोई बॉडी की मास m है, मास m है, और एक वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो उसकी एनर्जी जो पोजेस्ड होगी, काइनेटिक एनर्जी, मूव करते समय काइनेटिक एनर्जी होता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो उससे पास होगी वो क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इन केस आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ओके, पॉइंट टू बी रिमेंबर, इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ओके, इंपॉर्टेंट। और जब इनिशियल वेलोसिटी नहीं, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ इस चैप्टर की, और उसमें हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी काइंडली शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड प्लीज मेरे सब्सक्राइबर्स जल्दी बढ़ाइए ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस और पढ़ा पाऊँ, अच्छे दिखा पाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।